हेलो शिवाली, हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है शिवाली? आर यू एबल टू लिसन मी? शिवाली, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा कैमरा का इशू है। मैं आउटसाइड हूँ थोड़ा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, आ रही है। ठीक है, थोड़ा शुरू करते हैं। ठीक है, इंतजार करने का तो मीनिंग नहीं बनता है। लेट्स बिगिन। स्क्रीन तो दिख रहा है ना? यहीं पे छूटा था हमारा। उस दिन टॉपिक यहीं पे सोचा था। दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन कंफर्म करो। स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शिवाली, बाकी जो भी है कंफर्म करे। उसके साथ कौन है अभी? फिरदौस। स्क्रीन दिख रहा है? क्लियर है? फिरदौस। ओके, चलो। हम लोगों ने उस दिन तो नेटवर्क इशू था, 2 दिन अभी थोड़ा रिजॉल्व हुआ है वो। लैपटॉप वगैरह में यहाँ क्रैक था। अभी G20 समिट भी होने वाला है, तो दिल्ली में ये सब ऑफिस वगैरह बंद हो गए हैं। वाईफाई वगैरह थोड़ा ग्लिच हो गया था, और फिर से रिज्यूम करवाया है। तो ऑर्गेनिजम्स देखो, जैसे कि हमने उस दिन आर सिलेक्टिव ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें कि तुम बैक्टीरिया और डायटम्स के बारे में तुम जान रहे थे। बैक्टीरिया, डायटम्स, इंसेक्ट, ग्रासेस, जो भी है, ये सब किस में आ रहे हैं तुम्हारे? आर सिलेक्टिव में। अब ये कैसे पता चला मुझको कि आर सिलेक्टिव में यही ट्रेड्स आने वाले हैं? आर सिलेक्टिव में यही ट्रेड्स इसीलिए आने वाले हैं क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन की पैदावार है। G20 पे भी दे देना। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे ही कोई देश ना G20 होल्ड कर रहा है, तो ये मत सोचो कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। वैसे तो दिल्ली में हो ही रहा है G20। सारे स्कूल कॉलेजेस, हमारे कॉलेजेस वगैरह भी बंद है। हम लोग पढ़ाने नहीं जा पा रहे हैं। तो G20 हो रहा है। यहाँ पे देखो, फॉरेन डेलीगेट्स घूमेंगे। यहाँ पे आधे से ज्यादा जगह तो अभी बंद ही है। मतलब पूरा आधा सिटी को तो, मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिटी क्लोज ही रहेगा। दिल्ली अभी पूरा लॉकडाउन के सिचुएशन में रहेगा अभी, ये मान के चलो। बहुत ही लिमिटेड इलाकों में अभी तुम्हारी मूवमेंट चलेगी। और मूवमेंट भी क्या है उसमें? ट्रांसपोर्टेशन तो नील के बराबर है, क्योंकि ऑफिस बंद है, तो कोई ऑफिस ही नहीं जाएगा। दिल्ली में मोस्टली सब ऑफिस वर्कर रहते हैं।
तो ये क्यों होता है जी, ये G20 समिट क्यों होता है? लेक्चर देने की बात नहीं है, बहुत ही मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है। इंडिया G20 ब्रिक्स ये सब समिट का ना मेंबर है। ये एक्चुअल में करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज के टॉपिक से जुड़ा है, पता है तुम्हें? जो लास्ट जो टॉपिक नहीं है जिसमें तुम 10th यूनिट जो पढ़ोगे, जिसमें तुम करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ोगे ना, ये उसी का पोर्शन है। G20 समिट वगैरह जो है ना, ये सब उसी का पोर्शन है। कि अगर करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज ना हो तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड टू रीड दिस थिंग्स। ठीक है, लेक्चर खत्म होने दो ये वाला, इसके बाद बीच में समझाता हूँ। तो ये तो आर सिलेक्टिव है, ये सिर्फ इसके बेसिस पे डिटरमाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, कितने ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर रहा है उसी के बेसिस पे इन्होंने डिटर्मिनेशन कर दिया। ठीक है, लेकिन आता क्या है कि सम ऑफ दी के सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स आर एलिफेंट्स, ह्यूमंस एंड वेल्स। देखो पहले बोला ह्यूमंस, वेल्स, एलिफेंट्स, ये सब के सिलेक्टिव है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन वैसे भी कम है। ठीक है, और लॉन्ग लिव्ड ऑर्गेनिज्म से बहुत समय तक जिंदा रहते हैं इसीलिए। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के सिलेक्टिव और आर सिलेक्टिव में आ ही जाए। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आ ही जाए। इन रियलिटी अगर बोले, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड क्लियरली इनटू ईदर कैटेगरी। बहुत जो ऑर्गेनिजम्स है वो इनमें से किसी कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठते। ठीक है, बोलता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेप्ट एंड इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजी, इन दोनों के बीच का स्ट्रेटेजी को वो अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस एट ए गिवन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जो पेड़ है ट्रीज एग्जिबिट द ट्रेड्स ऑफ के स्ट्रेटेजी। जो पेड़ है, अब सोचो कि पेड़ जो है वो तो काफी समय तक जिंदा रहते हैं। ट्रीज जो है किसी भी फॉरेस्ट के, वो काफी समय तक जिंदा रहते हैं, वो तो हम लोग से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। इंसान मर भी जाएगा तो भी पेड़ तो खड़ा ही खड़ा रहता है। ठीक है, बट इसकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी बड़ी है, स्ट्रांग भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है इसके अंदर। ठीक है, बट जो रिप्रोडक्शन होता है इसका, ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है टिपिकली वो तो थाउजेंड्स में हो रहा है और काफी डिस्पर्स वे में ये मौजूद है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, आर स्ट्रेटेजिस्ट का। तो जो ट्रीज है वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ना ही आर में आता है ना ही तुम्हारा के में आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर सी टर्टल्स की बात करो, सी टर्टल का भी लॉन्ग लाइफ स्पैन है। मतलब टर्टल्स जो है वो भी 200-300 साल जिंदा रह सकते हैं और लार्ज इन साइज होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। लेकिन इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे आर और के में से किसी को भी डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब किसके बेसिस पे चल रहा है, ये सब क्लाइमैक्स कम्युनिटीज के बेसिस पे चल रहा है। मतलब किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, स्टेबल और नॉन स्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसके बेसिस पे इन स्पीसीज को डिफाइन कर जाता है, जो कि बीच के स्पीसीज होते हैं। ओके, अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है मेटा पॉपुलेशन का। मेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मेटा पॉपुलेशन क्या है? मेटा पॉपुलेशन इज स्पेशली स्ट्रक्चर्ड population that persist over a time as a set of local population with limited dispersal among them। पहला बोला स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन, एक स्पेशली स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डिफाइन है, दैट परसिस्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक वो रहता है, परसिस्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है,
एज ए सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन विथ लिमिटेड डिस्पर्सल एमंग देम, मतलब वो अपने जगह से नहीं हिलता है, अपने जगह पे बहुत समय तक कोई स्थित है, कोई पॉपुलेशन जिसका एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो उस तरीके के पॉपुलेशन को हम मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम क्या होता है ना, इधर उधर नहीं घूमता है, एक ही जगह पे मौजूद होता है। अब मैं बोलूंगा कि शिवाली है, फिरदौस है, इन किसी का घर कश्मीर है, किसी का घर तुम्हारा जम्मू है, ऐसा है, तो ये लोग क्या है, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर पे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, उसी जगह पे अपना डेरा जमा के बैठे हुए हैं, तो इनमें कोई डिस्पर्सल नहीं हो रहा है। तो अगर किसी में कोई डिस्पर्सल नहीं हो रहा है तो क्या उनका पॉपुलेशन का जो समय है वो सेम नहीं होगा, मतलब ओवर द टाइम वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कोई अगर चीज अगर ओवर द टाइम चेंज नहीं हो रहा है तो उसको मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, स्पीसीज विथ है मेटा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर lives in a habitat made up of patches, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइडेड है, ठीक है, छोटे छोटे पैचेस में ये छोटे छोटे पैचेस में डिवाइडेड है, कौन, तुम्हारा क्लियर आ रही मेरी आवाज, मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, नहीं कट रहा है कोई आवाज, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, आ रही है आवाज, वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है, क्लियर है या नहीं है, बीच बीच में इंटरनेट का इशू होता है, हाँ या ना बताओ फिर आगे बढ़ेंगे, आ रहा होगा अब तो, देखो हाँ ठीक है, तो बोला जा रहा है एट ए गिवन इंस्टेंट ओनली some of the patches will be occupied, there will be limited migration among these local population। अब मेटा पॉपुलेशन जो है वो तो पैचेस में रह रहा है, समझ रहे हो, अब क्यों पैचेस में रह रहा है उसका भी कारण है, सपोज करो
कि मैं बात करता हूं कि जम्मू में बहुत सारी कम्युनिटी है, ठीक है, या उत्तराखंड की बात करता हूँ, या शिवाली, चलो लेफ्ट कर गया शिवाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जैसे कि घर है, तुम लोग अगर 3-4 कम्युनिटी हो, एक्स कम्युनिटी, वाई कम्युनिटी, कबीला, एक्स कबीला, वाई कबीला और जेड कबीला। एक्स कबीला आके वाई के कबीले के अंदर नहीं रह सकता, वाई कबीला आके जेड कबीले के अंदर नहीं रह सकता। अगर वो रहेगा तो उनके बीच में कंपटीशन आएगा, तो करनी के बीच में अगर कंपटीशन आएगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए वो क्या करते हैं, एक टुकड़ों में बन जाते हैं, इधर आधा पैचेस, उधर आधा पैचेस, उधर आधा पैचेस, ऐसे डिवीजन में रह रहा है, ठीक है। वो पैचेस में रह रहा है मतलब डिवीजन में रह रहा है। सो देयर विल बी लिमिटेड माइग्रेशन अमोंग दीज लोकल पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन में इतना माइग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये किस चीज पे बेस्ड करता है, द परसिस्टेंस ऑफ द मेटल पॉपुलेशन, मतलब मेटल पॉपुलेशन जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, वो किस चीज पे बेस्ड करेगा। एक तो लोकल एक्सटिंक्शन और कोलोनाइजेशन रेट है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है समझो। लोकल एक्सटिंक्शन का मीनिंग क्या है, अब सपोज करो कि एक्स एक्स के लोगों को ना कुछ एक बीमारी हो गया, ड्यू टू वाटर कंटामिनेशन इनको बीमारी हो गया। अब ये वाई से मदद नहीं लेना चाहते हैं, ना ही जेड से मदद लेना चाहते हैं, तो इनका लोकल एक्सटिंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। दूसरा चीज क्या है, कोलोनाइजेशन रेट। अगर ये अपनी कॉलोनीज को बढ़ाना शुरू कर देंगे और रिसोर्स लिमिटेड है तो भी ये खत्म हो जाएंगे। तो ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है एक मेटा पॉपुलेशन का ग्रोथ, ठीक है। तो माइग्रेशन अमंग द लोकल पॉपुलेशन दैट प्रिवेंट्स द लोकल एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड एज रेस्क्यू इफेक्ट। जो कि मैंने बोला, अगर माइग्रेशन नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे, इसीलिए रेस्क्यू इफेक्ट आता है। तो turnover event occurs when a habitat patches become unoccupied through an extinction and is then recolonized by individual from other local population। मतलब अगर एक पॉपुलेशन पूरा का पूरा खत्म हो गया है, मतलब एक तरीके का बैक्टीरिया अगर पूरा ही रिमूव हो गया है और उसके जगह दूसरा बैक्टीरिया आ गया है, तो उसको टर्न ओवर इवेंट बोला जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज टर्न ओवर इवेंट। ये जो डेफिनेशन है ना, these definitions are very important। तुमको इन डेफिनेशंस पे फोकस करना होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुमने डेफिनेशंस को खराब कर दिए, तुम्हारा सब खराब। योर डेफिनेशन इज प्लेइंग ए बिग पार्ट इन दिस एग्जाम्स, ठीक है। ये सब तुम्हारा स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल देगा, या तुम्हारा पैचेस के फॉर्म में डाल देगा, असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में डाल देगा, और तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी टाइप्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन है कुछ कुछ। तो टाइप्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें देखो पहला जो टाइप है वो है क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन मॉडल और लेविन्स मेटा पॉपुलेशन मॉडल। अब इसमें क्या हो रहा है, ए नेक्सस ऑफ पैचेस, each patch winkling into a life as a meta population colonize it and winking out again as a extinction occurs। क्लासिकल, ये है क्लासिकल, एक जगह में बैठा हुआ है, जब इसको खत्म होना हो रहा है तो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। इन दिस मॉडल ऑल द पैचेस आर रिलेटिवली स्मॉल and the small subpopulation within the metapopulation are extinction prone but are sufficiently close to the neighboring population for recolonization to occur। बहुत पास पास है एक दूसरे के, ठीक है, जुड़े हुए एक तरीके से क्लासिकल में। पैची की बात करें तो पैची मेटा पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, द लोकल पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन द हैबिटेट पैचेस and all the subpopulations are sufficiently close to the function as a single subpopulation। The dispersal rates among the patches are high। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे डिस्पर्सल रेट जो है काफी ज्यादा है, हाई है, ठीक है। किसमें, पैची पॉपुलेशन में। पैची में देखो बहुत इधर उधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। when subpopulation goes on extinct it is not noticed as it is a part of a large continuous metapopulation। However, the extinction of the single large subpopulation can lead to the extinction of the entire metapopulation। अगर एक सिंगल सब पॉपुलेशन का खत्म हो जाएगा तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है, किस में, पैची टाइप में।
सेकेंड टाइप जो पैची है ना, इसमें सब इंटरलिंक्ड है। इसमें क्या था, इसमें तो एक था दूसरा खत्म होने से चलता है, इसमें तो सब ही इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब मेन लैंड का तो समझ रहे हो, इसमें तो क्या है, सेवरल स्मॉल पैचेस आर विद इन द डिस्पर्सल डिस्टेंस ऑफ ए मच ऑफ द लार्ज मेन पैचेस। इट इज assumed that the main population never goes on extinction। यहाँ का ये जो बीच वाला पॉपुलेशन है, ये कभी एक्सटिंक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी सब लोकल एक्सटिंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन लैंड है वो प्रोन नहीं है, माइग्रेशन नहीं होता है उनमें। ठीक है, स्टडी माइग्रेशन है उसमें, ज्यादा माइग्रेशन नहीं होता है, वो स्टेबल है। बाकी सब हिल रहे हैं, बाकी सब एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही तुम्हारी कहानी है। इसमें तुम देख सकते हो, एक तो नॉन इक्विलिब्रियम भी है, जो कि मतलब किसी काम का नहीं है। इसमें तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, ये सब इधर उधर वाले हैं, मतलब किसी से कोई लिंक नहीं है। तो ये तीन चार टाइप के मेटा पॉपुलेशन है। अब देखो उसमें तीन टाइप्स दिया, एक है हाईली आइसोलेटेड, मतलब एक दूसरे से अलग है। एक तो पैच आइसोलेशन, मतलब पैचेस में अलग अलग है। और एक हाईली कनेक्टेड। तीन टाइप के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे तुम्हारा पॉपुलेशन को उन लोगों ने डिफाइन किया है। करेक्ट। तो ये तुम्हारे मेटा पॉपुलेशन के टाइप्स थे, आज तुमने इसको कवर आउट किया। ठीक है, अब तुम बात कर रहा था सर G20 समिट। क्या होता है G20 समिट? थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का G20 समिट के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये G20 समिट क्या होता है, तुम क्या जान रहे हो? हाँ जी शिवाली, G20 समिट क्या होता है? ये तो खत्म हुआ, अभी बायोडाइवर्सिटी का शुरू करेंगे। तो पहले थोड़ा G20 समिट के बारे में पूछ रहा था ज्योति। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, इसमें G20 कंट्रीज इन्वॉल्व है। ओके, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है?
थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं G20 समिट की। ठीक है, फैक्चुअल है लेकिन पढ़ना जरूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1999 फाउंडिंग हुआ था। किसका? G20 का। 20 कंट्रीज, जिसमें से भारत भी एक है। ठीक है, अब इसमें से जो 20 कंट्रीज है, इसमें से 19 कंट्री जो है वो तो नॉर्मल कंट्री है, प्लस वन जो है वो तुम्हारा यूरोपियन यूनियन है। मतलब यूरोप का एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, वो बैठा हुआ है जिसमें सारे ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज मौजूद हैं। किसमें? इसमें यूरोपियन यूनियन में। करेक्ट। ये किस लिए बैठते हैं? अब ये बैठते क्यों है, रीजन क्या है? रीजन ऑफ सिटिंग, बैठने की जरूरत क्या है इनको, मीटिंग क्यों करते हैं? डिस्कस अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया धीरे धीरे क्या बनने जा रहा है? तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है पूरे विश्व में। चाइना था, उसका किताब छिनने वाला है धीरे धीरे। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने जा रहा है। तो क्या हम ग्लोबल इकोनॉमी पे डिस्कस नहीं करेंगे? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो तो डिपेंड करता है इंटर रिलेशनशिप्स के बीच में। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनमें ये बताया गया है कि म्यूचुअल कोलाबोरेशन होना चाहिए हर कंट्री टू कंट्री के बीच में। अगर म्यूचुअल कोलाबोरेशन नहीं होगा तो क्या हम इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं? अगर हम सपोज कर रहे हो, तुम यूट्यूब की ही बात कर लो, पिलर फॉर्म का चैनल यूट्यूब में है, यूट्यूब से उसका कोई इनकम सोर्स जनरेट हो रहा होगा। करेक्ट। लेकिन यूट्यूब से जो इनकम सोर्स जनरेट हो रहा होगा वो कौन रहा है? वो यूएस गवर्नमेंट दे रही है। क्यों? क्योंकि गूगल ने खरीद रखा है यूट्यूब को। तो क्या यूएस इंडिया के इकोनॉमी से जुड़ा नहीं हुआ है? जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ किसी न किसी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली उस पर डिस्कस करना जरूरी है। तो ग्लोबल इकोनॉमी हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेथड्स हुए, कैसे तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाओगे, इन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए तुम्हारी ये मीटिंग हो रही है। और इस बार का जो G20 का समिट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है तुम्हारा? भारत मंडपम, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, IECC, G20 समिट। ठीक है, तो ये होगा। और इसके बाद जब ये 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, 10 सितंबर को ये खत्म हो जाएगा, 10 सितंबर को खत्म हो जाएगा, तो ब्राजील नेक्स्ट होस्ट करेगा। तो जो मोदी जी होंगे, ये ब्राजील को अपना सारा जो दायित्व है वो सौंप देंगे। ठीक है, तो इसका हमारे इंडिया में आने का क्या रीजन हो सकता है? देखो,
अब हम जो चल रहे हैं, एक समय चल रहा है हमारे देश में जिसको हम अमृत काल भी बोलते हैं। ठीक है। अब अमृत काल में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कैसे इन्वायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस को हम यूज में लाए अपने देश में। जैसे कि सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन। ठीक है। ये एक इन्वायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस है। तो ये भी हमारे देश में बहुत हद तक बढ़ रहा है। तो ये G20 का समिट होना हमारे देश में एक गौरव की बात है, क्योंकि अगर ऐसे चीजें होंगी तो जो देश, जो बाहर की कंट्रीज है, उनकी नजर इंडिया पे पड़ेगी। तो दे विल ट्राई टू इम्प्रूव द वे ऑफ लिविंग इन इंडिया। ठीक है। जितना अच्छा वे ऑफ लिविंग यहाँ बढ़ जाएगा उतना बढ़िया हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसका एक पार्ट होता है। किसका? G20 का। सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी नहीं होता है, इसमें हम क्लाइमेट चेंज भी डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज पे भी डिस्कशन होता है, प्लस एसडीजी में भी डिस्कशन होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को संपूर्ण करने के लिए भी इसमें डिस्कशन होता है। करेक्ट। तो ये चीजें जो होती हैं, ये तुम्हारा G20 का काम है। ओके। और G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे WHO का हेडक्वार्टर है, ठीक है, तुम्हारा यूएन का हेडक्वार्टर है। G20 एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ओके। तो ये चीज भी याद रखना। और इस बार का तो थीम जानते ही हो। कहीं तुमको एग्जाम में पूछ दिया कि थीम ऑफ G20 समिट, 2 महीने बाद तो भूल ही जाओगे। कम से कम रिकॉर्डेड लेक्चर में रहेगा तो याद कर लोगे। बसु धैव कुटुंबकम, ये तो तुम जानते हो। और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखो इंग्लिश में, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। ये है कहानी G20 समिट का, ये है एक्चुअल कहानी। समझ में आया? यही G20 में हो रहा है। क्लियर? अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है क्या शिवाली? हाँ जी, डेवलपमेंट गोल भी डिस्कस होते हैं। बताओ, और कुछ जानने की जरूरत है या ये सफिशिएंट है? इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। कंट्रीज के नेम ना, कंट्रीज के नेम नहीं पूछेगा। ये तो गूगलिंग कर सकते हो, ये तो नहीं पूछेगा। ठीक है। तो इस पे फोकस करो। पूछ तो सकता है क्वेश्चन में, पेपर 1 के पार्ट में ना G20 समिट्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। और G20 समिट का जो जिस्ट है वो इतना ही, इससे ज्यादा G20 समिट में कुछ नहीं है। ओके। तो आगे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उस पर चलते हैं। माउस क्या काम करना बंद कर दिया? वो दिख क्यों नहीं रहा है? हम्म तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। अब आता है बायोडाइवर्सिटी। वी आर डिस्कसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट
in a specific geographical region is क्या है? बायोडाइवर्सिटी। सबसे जरूरी चीज बोला, एक तो नंबर के बेसिस पे वेरिएशन होना चाहिए, दूसरा वैरायटी। वैरायटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वेरियस थिंग। बहुत चीजों में वैरायटी हो सकती है, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, तुम्हारा अपीयरेंस में चेंजेस हो सकता है, ग्रोथ पे हो सकता है, बहुत सारे चीजें हैं जिस चीजों पे तुम्हारा डिपेंड करता है क्या, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेम ज्योग्राफिकल रीजन में कैसे वैरी करेगा। ठीक है। अब वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो तुम जानते हो 3 सेक्शन है जिनमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ऑन जीन भी चेंज हो सकता है, विदाउट जीन भी चेंजेस हो सकता है। So it relates to the diversity among the living organism on the earth, including the diversity within and between the species. स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है और विद इन द स्पीसीज भी हो सकता है। विद इन द स्पीसीज अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जीन डाइवर्सिटी, जेनेटिक। और स्पीसीज के बीच में होगा तो क्या होगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। वो तो स्पीसीज ही है। ठीक है। और इकोसिस्टम के बीच में हो जाएगा तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। कहानी यही है। आंसर इज लाइक दैट ओनली। इसी पे कहानी बैठा हुआ है, इसी पे तुमको पढ़ना है। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का जो टॉपिक है हमारे इसमें, हम पढ़ते क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन होता है, इट रेफर्स टू दी प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट, मैनेजमेंट of biodiversity in order to derive sustainable benefits for present and future generations। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल दिया। पहले तो बोला कि प्रोटेक्शन जरूरी है ही है, दूसरा क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। मतलब जानवर है और जानवर के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो उसका क्या अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, ये सब पता ही नहीं है। तो ये सब पता होना चाहिए। तीसरा क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है ये पता होना चाहिए। टू डिराइव दी सस्टेनेबल बेनिफिट्स, सस्टेनेबल बेनिफिट्स को डिराइव करने का तरीका पता होना चाहिए फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, दोनों के लिए। प्रेजेंट, अभी का प्रेजेंट, और फ्यूचर दोनों जनरेशन के लिए हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स आर देयर फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहला है कि टू प्रिजर्व दी डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज, जो डाइवर्सिटी मौजूद है स्पीसीज के अंदर, उसको हमको प्रिजर्व करने की जरूरत है। बिना उसके प्रिजर्वेंस के उनका डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उनका प्रिजर्वेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर क्या बोलता है कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के और स्पीसीज का सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। अब पता चला कि तुमने क्या किया, पूरा का पूरा एक औषधि प्लांट को खत्म ही कर दिया, एक मेडिसिनल प्लांट को तुम खत्म कर दोगे पूरा का पूरा यूज करके, तो इकोसिस्टम तो उससे गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उस पे सिर्फ ह्यूमन तो डिपेंडेंट नहीं होगा, उस पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी डिपेंडेंट होंगे जो कि उसको खा के अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे होंगे। कोई भी जानवर अगर खा रहा होगा उसको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, तुम उसको अगर खत्म ही कर दोगे तो खत्म हो गया दूसरा जानवर जो था। ठीक है। फिर क्या हुआ कि टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को मेंटेन करने की भी बात चल रही है। एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी इसमें लाया जा रहा है। टू मेंटेन द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये दोनों आएगा तब ये काम होगा। कौन? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ये रोल जो है ये फुलफिल होगा। ओके।
अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात आती है, ठीक है, जैसे कि इम्पोर्टेंस में क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी, वो पढ़ने की क्या क्या जरूरत है। तो पहले आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर तुम किसी जगह में एडेप्ट कर रहे हो, पहले के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काफी चेंजेस होगा, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को एक्वायर कर लिए होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। सही बात है, अच्छे पानी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स अच्छे पानी में कोरल्स वगैरह जो जिंदा रहते हैं, वो फिश का हैबिटेट होता है। अगर मछली ही खत्म हो जाएगी तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम में बवाल आ जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, स्पीड रिकवरी फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो नेचुरल डिजास्टर से जल्दी रिवाइव कर जाता है। जैसे वेटलैंड की बात करें तो वो क्या करता है, फ्लड मैनेजमेंट के काम में आता है, तो डेफिनेटली वो स्पीड रिकवरी करवा रहा है तुम्हारा नेचुरल डिजास्टर से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम, ये तो सिंपल है, फूड चेन। फिफ्थ आया तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, सस्टेनेबल वे से ग्रोथ करना, ठीक है, वो भी जरूरी है। छठवा क्या है, प्रोविजन फॉर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए भी तो जरूरी है। फिर क्या है, एडेप्टेशन टू हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट को एडेप्ट करना, ये भी जरूरी है। प्रोविजन फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को भी जानना जरूरी है। प्रमोट सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, सॉइल फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन के लिए भी तो फॉरेस्ट का होना जरूरी है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा, जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा। और जो मैंने बोला कि फूड चेन का होना जरूरी है, ताकि तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी चलता रहे। ये सारे के सारे जो रोल हैं ये बायोडाइवर्सिटी से कनेक्टेड है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के इंपोर्टेंस हैं जो तुमको जानने की जरूरत है। ओके, अब इसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का कोई और भी रोल है क्या। हाँ जी, इसका इकोलॉजिकल रोल है। अब ये इकोलॉजिकल रोल में है क्या, बात आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ इकोलॉजी इन द बायोलॉजी। तो स्पीसीज जो है ऑफ मेनी काइंड परफॉर्म सम ऑफ द अदर फंक्शंस इन एन इकोसिस्टम। हर स्पीसीज अलग अलग तरीके से काम करता है। So every organisms, beside fulfilling its own need, also contributes something useful to different other organisms in the environment। बहुत ही बड़ी बात बोली कि सिर्फ अपना खाने के लिए ना ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो किसी और की भी मदद कर रहा है, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिजम्स की भी मदद कर रहा है। अगर सपोज करो शेर अगर किसी का शिकार ना करे, ठीक है, शेर अगर किसी की शिकार ना करे, तो क्या जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं या जो स्कैवेंजर्स हैं, जैसे कि वल्चर हुआ, क्रोज हुआ, ये कैसे खाएगा, ये किस चीज पे सरवाइव करेगा, ये तो साफ करने के लिए होता है। कोई भी अगर मरा हुआ, कोई भी अगर कोई जीव खत्म हो चुका है, तो ये तो उसको खाते हैं, उसको क्लीन करते हैं। तो क्या स्कैवेंजर ऑर्गेनिजम्स को लाइन की जरूरत नहीं है, जरूरत है। तो इस तरीके का रोल है। इकोसिस्टम सर्विसेज में जैसे बात करें कि बायोडाइवर्सिटी अंडरपिन्स द बेसिस ऑफ ऑल द इकोसिस्टम, सही बात है। प्रोविजन सर्विसेज में वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी provides food such as cereals, fishes, etc., fiber for our clothes, cotton, wool, fuel wood for the survival, as well as pharmaceutical जैसे कि नीम, तुलसी। सिंपल सी बात है, इसे तो पता नहीं, जरूरत नहीं है तुमको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स तुम यूज कर रहे हो वो सब आएगा। बस नाम याद रखो कि ये किस सेक्शन के अंडर में है। कोई तुम्हारा प्रोविजन सर्विसेज है, कोई तुम्हारा रेगुलेटिंग सर्विसेज है। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविजन सर्विस है, कौन सा रेगुलेटिंग सर्विसेज है, कैसे कौन किसके पीछे है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि रेगुलेटिंग सर्विसेज की बात कर रहा है, तो रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट्स द लोकल as well as global climate and manages the global levels of oxygen, carbon dioxide and other gases। इन सबको मेंटेन करने की भी बात कर रहा है, ठीक है। इट मेंटेन्स द फ्रेश वाटर क्वालिटी बाय vegetation slowing runoff, absorbs the carbon by acting as a carbon skin, etc. दूसरा क्या है, सपोर्टिंग सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन द पॉलिनेशन,
न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एज वेल एज रिसाइकलिंग, ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन बाय सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब सपोर्टिंग सर्विसेज। करेक्ट। सोशियो कल्चरल सर्विसेज, अब एस्थेटिक भी तो है, खूबसूरती के लिए तो बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रहा है, अगर तुम टूरिज्म इंडस्ट्री को देखा जाए तो क्या जू पार्क ये सब वगैरह तुम लोग घूमने नहीं जाते हो? जाते हो। काजीरंगा पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क, ये सब जाता है इंसान, वहां पे कुछ तो फेमस है। हिपोपोटामस, टाइगर, ये सबको देखने के लिए जाते हो ना। तो अगर यही नहीं रहेंगे, एस्थेटिक प्लेजर ही नहीं रहेगा, तो बायोडाइवर्सिटी होने का क्या फायदा है? ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी सोशल एंड कल्चरल सर्विसेज भी दे रहा है, इसके साथ फूड वेब का मेंटेनेंस, ये तो डेफिनेट है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट साइंटिफिक रोल क्या है? बायोडाइवर्सिटी साइंटिफिक रिसर्च करने में, एजुकेशन में और मॉनिटरिंग में, इन तीनों चीजों में इसका ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च अबाउट ए न्यू जेनेटिक मटेरियल, नया जेनेटिक मटेरियल को फाउंड करने के लिए जीन पूल्स के मदद से हमको बायोडाइवर्सिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? देखो, it can be understood as the diversity of genes within a particular species, एक particular species के अंदर। This diversity ensures that some species can survive disruption. Thus, genetic diversity gives us beautiful butterflies, roses, corals, fruits in myriad hues, sizes and shapes। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारा, जैसे कि एक फल है, फल के हजारों तरीके के स्पीसीज हो सकते हैं। लंगड़ा आम, चौसा आम, ठीक है, बॉम्बे ग्रीन, आम के वैरायटी, हजारों तरीके की वैरायटी है। ठीक है। तो एप्पल के भी ऐसे ही हैं, कोई हिमाचल के आम अलग होते हैं भाई, कर्नाटक के आम अलग होंगे भाई। ठीक है। नारियल भी अलग हो सकता है। तो ऐसे तरीके की जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मौजूद है स्पीसीज में, तो उस हिसाब से भी वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो स्पीसीज में चेंजेस होना चाहिए, तो एक दूसरे से अलग दिखना चाहिए। जैसे कि काला कुत्ता, सफेद कुत्ता, ब्राउन कुत्ता, तीनों कुत्ते ही हैं, स्पीसीज एक है, प्रजाति एक है, बट बदल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीसीज। ठीक है। अलग अलग स्पीसीज के बेसिस पे बदल रहा है। ठीक है। तो वो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, स्पीसीज अगर सेम है तो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं विद इन द स्पीसीज, अगर उनमें चेंजेस है तो। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकता है, कर सकता है। ठीक है। अब इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी सेम चीज है। ठीक है। अब इसमें तो समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम और कोरल इकोसिस्टम, चार अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम, कम्युनिटी डाइवर्सिटी सब अलग अलग है। ठीक है। और अगर अर्थ की बात करें तो इकोसिस्टम चेंजेस, स्पीसीज बेस्ट एडप्ट दी पर्टिकुलर इकोसिस्टम बिकम डोमिनेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो होता है वो डोमिनेंट होता है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स ऑन द नेचर ऑफ द इकोसिस्टम, नेचर ऑफ द इकोसिस्टम में भी मदद करता है कौन? बायोडाइवर्सिटी जो होता है। ओके। तो ये तीन तरीके की डाइवर्सिटी है, तुम देख सकते हो। थ्रेट भी है, डाइवर्सिटी को थ्रेट भी है। पहला है तुम्हारा लैंड यूज, लैंड कवर का प्रॉब्लम। दूसरा है तुम्हारा पॉल्यूशन। तीसरा है तुम्हारा स्पीसीज ओवर एक्सप्लोइटेशन। फोर्थ है तुम्हारा क्लाइमेट चेंज। और फिफ्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वेजिव स्पीसीज एंड डिजीज। कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म आके अगर चढ़ जाए तुम्हारे स्पीसीज पे तो भी खतरनाक है। तो ये सब पढ़ना जरूरी है तुमको, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये एग्जांपल्स तुम उठा के पढ़ सकते हो, 5 थ्रेड्स जो है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है। जो कि प्रॉब्लम है, रियली एक इशू है, इनको तुम पढ़ सकते हो उठा के। ठीक है। फ्रॉम गूगल यू कैन सर्च, और यहाँ से भी तुम एक एग्जाम्पल देख सकते हो क्या क्या दिया है एग्जाम्पल। ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में थोड़ा डिफाइन करेंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे टॉपिक को। ठीक है। ये यूनिट लंबा है, हड़बड़ाओ मत, ये यूनिट ना आराम से पढ़ा जाएगा, लंबा यूनिट है। थोड़ा टाइम लेके पढ़ेंगे इस यूनिट को, इसके बाद वाली यूनिट जो इंटरेस्टिंग है, छोटी है, तो खत्म कर देंगे। ठीक है। और इस महीने में और 2 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे, तो 5th यूनिट तक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक
और 5 यूनिट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 यूनिट छोटे छोटे हैं, खत्म हो ही जाएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही करो, ठीक है, सफिशियंट है, इससे ज्यादा मत करो, क्योंकि ज्यादा करना भी ठीक नहीं है। हाँ, फिर आगे नोट्स बना रहे हो कि नहीं? क्लासेस फिर से शुरू हो गए क्या? क्या हाल चाल? यूट्यूब वाले लेक्चर कैसे मिलेंगे? यूट्यूब वाले लेक्चर तो मौजूद है वेबसाइट में, फिलर फॉर्म के। वो तो है ही, वो तो लाइव क्लासेस में है ही। जितने भी लाइव क्लासेस हुए हैं तो उन लाइव क्लासेस में तो मिलेगा ही तुमको बाय डिफॉल्ट। वो तो वीडियोस में मिलते ही है, उसको क्या ढूंढने वाले हो? उसको ढूंढने की थोड़ी जरूरत है। क्या ज्योति, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या घूम रहे हो बस? तैयार रहो, एग्जाम है। यूट्यूब पर सर्च कर रही थी, फिलर फॉर्म नाम से सर्च करो ना, ऐसे थोड़ी मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर इधर उधर के आएंगे, कितना कंप्लीट करोगे? फिलर फॉर्म के नाम से सर्च करो। यूट्यूब में ज्यादा क्लासेस नहीं हुआ है, 1-2 टॉपिक मैंने लिए हैं यूट्यूब में। पेस्टिसाइड और वो वाला जो टॉपिक था ना, जो यूनिट 2 का था, वो मैंने यूट्यूब पे ले लिया था। तो उसको मैंने ना रिपीट नहीं किया तुम्हारे इसमें, रेगुलर क्लासेस में। तो वो टॉपिक को तुम यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। मैं डाल दूंगा वैसे तो कुछ टॉपिक जो जो मैंने यूट्यूब में पढ़ाए हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से देख लेना, उसका लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारे नोट्स वगैरह थोड़ा अपलोड करना। कुछ इशू आ रहा है ऐप में आजकल, नोट्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं बच्चे। तो वो नोट्स थोड़ा मैं रिफाइन कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन में डालूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा बीच में हौच पौच हो गया था। अब डाल ही देंगे। चलो, बढ़िया बढ़िया, एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त सुस्त रहो। लेकिन ज्योति पढ़ाई करो यार, ज्योति ना पूरा डम होके बैठता है। आज तो आया ना, गुड इवनिंग, गुड गुड मॉर्निंग ना कुछ, अभी भी जैसे सो रहा है लग रहा है। क्या है ज्योति, इतना हल्का फुल्का? ज्योति, कहाँ हो? रोटी वोटी खा के सो गई क्या? सुनाई भी नहीं दे रहा, देखो उसको। खैर शिवाली, गुड नाइट, जाओ पढ़ाई करो, आज का टॉपिक थोड़ा देखो।